वेलकम एवरीवन, दिस इज अनमोल मुनत और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। सो दिस इज मोर टाइप ऑफ अ थ्योरी चैप्टर। तो ये चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। फर्स्ट, नए कोर्स में थ्योरी का स्कोप बढ़ गया है। पुराने कोर्स में व्हाट यूज टू कम इज वन थ्योरी क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन जो थ्योरी का आता था, जिसमें से आपको 5 में से 4 अटैम्प्ट करना पड़ते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है। वहाँ पे आप थ्योरी स्किप कर सकते थे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारी थ्योरी कवर्ड थी। आप ऑप्शन में उसको छोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब थ्योरी के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में मिक्स आते हैं, तो आप थ्योरी स्किप नहीं कर सकते। प्लस थ्योरी का वेटेज भी इंक्रीज हो गया है, तो आपको थ्योरी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। सेकंड, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप स्टडी मटेरियल की सारी थ्योरी पढ़ लें। मतलब वहाँ पे थ्योरी काफ़ी कुछ ज़्यादा दी हुई है। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा, प्लस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। थर्ड, एग्ज़ाम में थ्योरी बुकिश लैंग्वेज, थ्योरी की बुकिश लैंग्वेज यानी जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उससे मिलती जुलती लैंग्वेज आपको यूज़ करना पड़ेगी। बिकॉज वी हैव सीन के पास पेपर्स में अगर आप सब कुछ मन से लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए बहुत ही सिस्टमेटिकली मैंने थ्योरी डिज़ाइन की है। मैंने थ्योरी का पैटर्न क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रखा है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की है ताकि आपको वो रिमेंबर रहे और आप सेम टू सेम एग्जाम में लिख सकें। देखिए, मैं आपको थ्योरी याद करने के लिए अट्टा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने को थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड तो सोचना पड़ेगा। इसलिए थ्योरी की प्रिपरेशन करते वक्त अपने को ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी रेदर देन सारी चीज़ें याद करने की जगह। तो थोड़ी सी सिलेक्टिव, थोड़े से अपन इसमें शॉर्टकट्स, इस तरीके से थ्योरी याद करने की भी कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में एंड तक रहे। इसी के बेसिस पे मैंने इस थ्योरी की बुक डिज़ाइन की है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में पूरी थ्योरी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए, मैंने इस थ्योरी को सिंपल से फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है। इस चैप्टर में एक स्मॉल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका स्कोप इतना नहीं है, मतलब उसका कवरेज इतना नहीं है, तो इसको थ्योरी के साथ ही कवर किया है रेदर देन इसको अलग से प्रैक्टिकल में इंक्लूड करने की जगह। तो हम इसको साथ में ही देखेंगे। तो देखिए, थ्योरी अपन क्या क्या देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट में, कि रिस्क कितने टाइप की होती है, फाइनेंशियल रिस्क कितने टाइप की होती है, अपन इवेल्युएट करेंगे फाइनेंशियल रिस्क, यानी फाइनेंशियल रिस्क डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव रखती है। यानी फाइनेंशियल रिस्क कंपनी के हिसाब से क्या होती है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिस्क क्या है, या स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल रिस्क क्या है, वो इसमें देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज द वैल्यू एट रिस्क। अपना जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है वो भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है पूरा, यानी रिस्क को मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में, उसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। तो इस पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे। प्रोबेबल है कि थ्योरी आपको आ जाए वैल्यू एट रिस्क डिस्क्राइब करने को। फिर अपन देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वार, यानी एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एडेड रिस्क। और फिर 2 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं वैल्यू एट रिस्क पे, यानी वैल्यू एट रिस्क ऑफ सिंगल पोजीशन, यानी अगर आपने सिंगल स्टॉक कोई खरीद रखा है तो उसमें रिस्क कितनी है, और अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसमें रिस्क कितनी है। ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, ताकि एक अप्रोच बिल्ड हो जो एग्जाम में काम आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी टाइप्स ऑफ रिस्क। क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह की रिस्क फेस करती है। तो देखिए, टोटल 4 तरह की रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। फर्स्ट है फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है स्ट्रेटेजिक रिस्क। फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क है स्ट्रेटेजिक रिस्क, यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल होने के रिस्क। यानी जो कंपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है
वो फेल हो सकती है, उस रिस्क को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। आपको कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं। नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया एंड्रॉयड, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। एक और एग्जांपल, कोडेक यूज्ड टू मेक फिल्म्स, जो फोटो कैमरा में पहले फिल्म चलती थी, एंड इट डिड नॉट अडॉप्ट द डिजिटल कैमरास। इवेंचुअली कंपनी की ये स्ट्रेटेजी फेल हुई। कॉमन एग्जांपल एक और ले सकते हैं आप, टाटा का ले सकते हैं, या लिख सकते हैं टाटा एक्वायरिंग जैगुआर, टिल नाउ इट हैज प्रूवन टू बी अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। जैगुआर, लैंड रोवर, या नोकिया नॉट adopting Android was a strategic failure decision। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल हुई है, तो उस रिस्क को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, स्ट्रेटेजिक रिस्क इज अ रिस्क इन विच कंपनीज स्ट्रेटेजी बिकम्स लेस इफेक्टिव एंड इट स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल। यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी उसके गोल अचीव करने में फेल हो जाती है। इट कुड बी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क करते जाइए, इंपॉर्टेंट वर्ड है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। या एग्जांपल ले सकते हैं आप नोकिया का, अ न्यू कॉम्पिटिटर एंट्रिंग इनटू द मार्केट, बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज द जियो आया, इससे काफी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की रिस्क बढ़ गई। इवन सम ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज वैनिश, जैसे टाटा डोकोमो या एयरसेल, ये सब एक नए कॉम्पिटिटर के आने से फ्लॉप हुए, यानी कंपनी की स्ट्रेटेजी सर्वाइव नहीं कर पाई। शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड, ये मेजरली अपीयरेंस इंडस्ट्री में होता है जहाँ पे फैशन चेंज होती रहती है। आप चाहे तो साथ में नोट कर सकते हैं एग्जांपल्स, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब वो रिस्क जहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी लेस इफेक्टिव हो जाती है और वो स्ट्रगल करती है अपने गोल को अचीव करने में। तो आपको फैक्टर्स याद है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नोकिया का एग्जांपल, कॉम्पिटिटर एंटरिंग इनटू द मार्केट जियो का एग्जांपल, शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड, ये सब एग्जांपल आप वहाँ पे दे सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क जो कंपनी फेस करती है वो है कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क का मतलब सिंपल है, अनएक्सपेक्टेड लॉस, यानी फाइन्स और पेनल्टीज के फॉर्म में जो कंपनी को लॉस बियर करना पड़ता है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, अगर बैंकिंग कंपनी है और अगर वो आरबीआई के रेगुलेशंस फॉलो करने में फेल हो जाती है, सो फाइन इम्पोज होता है उन पर। इंश्योरेंस कंपनी है और अगर आईआरडीए के रेगुलेशंस फुलफिल नहीं कर पाती, तो दे हैव टू गो थ्रू द फाइन्स एंड पेनल्टीज। एक रीसेंट एग्जांपल है किसका, सेबी ने एनएससी पे 1000 करोड़ का फाइन लगाया, 1000 करोड़ का, बिकॉज इट प्रोवाइडेड स्पीडियर एक्सेस टू इट्स एजेंसी ऑफ इट्स सिस्टम। यानी एनएससी ने अपने सिस्टम का स्पीडियर एक्सेस अपनी एजेंसी को दिया एंड इट इज अगेंस्ट द रेगुलेशन ऑफ सेबी। तो सेबी ने 1000 करोड़ का फाइन लगाया एनएससी पे, तो ये है कंप्लायंस रिस्क। तो देखिए, एवरी कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। थोड़ा सा ज्ञान, कंप्लायंस रिस्क मीन्स पोटेंशियल लॉस इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज। यानी आपको जो लॉस बियर करना पड़ता है फाइन्स और पेनल्टीज के फॉर्म में, अगर आप कोई रेगुलेशन कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। दिस अराइजेस मेनली व्हेन कंपनी वेंचर्स इनटू अ न्यू बिजनेस। अगर आप कोई नई बिजनेस लाइन में जाते हैं तो यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ दैट बिजनेस लाइन, तो वहाँ पे कंप्लायंस रिस्क ज़्यादा है। या फिर आप किसी नई जोग्राफिकल एरिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, तो हो सकता है कि जोग्राफिकल लोकेशंस पे कुछ रेगुलेशंस अलग हो, सो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस रिस्क। थर्ड टाइप ऑफ रिस्क है, दैट इज द ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू कैरी आउट इट्स डे टू डे एक्टिविटी।
यानी कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री, फर्म अगर अपने ऑपरेशंस कैरी आउट करने में फेल हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। सपोज जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ एंड इफ माई लैपटॉप डज नॉट वर्क, तो वो मेरे लिए एक ऑपरेशनल रिस्क है, वो मेरे लिए एक ऑपरेशनल रिस्क है। आपको कभी अगर ऐसा देखने को मिला हो, इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ बैंक एंड जहाँ पे बैंक की लिंक फेल होती है, आप कुछ पैसे जमा कराने गए या फॉर एनी पर्पस आप बैंक में गए और आपका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ बिकॉज वहाँ पे सर्वर डाउन था या लिंक फेल थी, तो वो एक ऑपरेशनल रिस्क है। देखिए, फेलियर ऑन पार्ट ऑफ कंपनी टू कोप विथ डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अगर आप डे टू डे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो है आपकी ऑपरेशनल रिस्क। इट रिलेट्स टू पीपल, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। पीपल, जैसे एग्जाम्पल दिया है, एम्प्लॉय पेइंग आउट ₹1,00,000 फ्रॉम कंपनीज अकाउंट इंस्टेड ऑफ ₹10,000। आपने 10,000 की जगह 1,00,000 का पेमेंट कर दिया, आपको RTGS 10,000 का करना था और आपने 1,00,000 का कर दिया, तो वो ऑपरेशनल रिस्क है। इट इज़ रिलेटेड टू पीपल। सिस्टम के रिस्क में आप लिख सकते हैं लैपटॉप और सिस्टम्स नॉट वर्किंग, प्रोसेस कहीं नहीं चल रहा है, तो वो सारी ऑपरेशनल रिस्क के पार्ट है। फिर चौथी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है अपनी, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क, यानी अनएक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन। कोई भी फाइनेंशियल फैक्टर चेंज होता है और अगर उसकी वजह से आपको लॉस होता है तो वो है फाइनेंशियल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, दिस रिस्क इज मेनली फेस बाय बैंकिंग कंपनी, जहाँ पे उनके एसेट्स और लायबिलिटीज इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट है। या फिर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड है और इस रिस्क को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इसका अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क करेंगे, वो यहाँ पे नीचे पॉइंट्स हैं भी सही। तो देखिए, फाइनेंशियल रिस्क इज रिफर्ड एज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशंस सच एज प्राइसेस, यानी रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गई कंपनी की, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, सी हटा दीजिए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। 4 टाइप की फाइनेंशियल रिस्क है। काउंटर पार्टी रिस्क, यानी आप जिनके साथ ट्रेड कर रहे हैं वो पार्टी अगर डिफॉल्ट कर देती है, यानी कस्टमर, सप्लायर आपका अगर डिफॉल्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क, मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज होना या गवर्नमेंट चेंज होना, दिस आर ऑल पॉलिटिकल रिस्क। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया या एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, यानी करेंसी रिस्क, ये सारी फाइनेंशियल रिस्क के पार्ट है। तो अपन ने देखा टोटल 4 टाइप के रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, जहाँ पे कंपनी की स्ट्रेटेजी फेल होने का रिस्क होता है, वेयर कंपनी स्ट्रेटेजी बिकम लेस इफेक्टिव, थोड़ा सा वर्ड अगर हो सके तो याद करने की कोशिश करना, वेयर कंपनीज स्ट्रेटेजी बिकम लेस इफेक्टिव एंड इट स्ट्रगल्स टू अचीव इट्स गोल। 3 फैक्टर देखे थे मेन अपन ने, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, न्यू कॉम्पिटिटर एंड शिफ्ट इन कस्टमर्स डिमांड। सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क है अपनी कंप्लायंस रिस्क, यानी लॉस ड्यू टू इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस एक्टिविटीज। आप कोई भी नॉन कंप्लायंस एक्टिविटी करते हैं और आपको अगर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज, तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क। दो मेन चांसेस हैं इसके, दैट इज कि आप कोई नई बिजनेस लाइन में जा रहे हैं या किसी नए जोग्राफिकल एरिया में जा रहे हैं, तो कंप्लायंस रिस्क ज़्यादा होती है। थर्ड है ऑपरेशनल, यानी आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में फेल हो रहे हैं, तो वो है ऑपरेशनल रिस्क। डे टू डे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये लिखना है अपने को। इट रिलेट्स टू पीपल, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। चौथी फाइनेंशियल रिस्क अपन ने देखी, इट इज अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इसके 4 पार्ट है, काउंटर पार्टी, पॉलिटिकल, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में और डीप में करेंगे। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ लिख लीजिए साइड में, CFOs। कंपनी को सबसे ज्यादा रिस्क होती है CFO के,
बिकॉज ही इज द पर्सन हु टेक्स मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। तो आपको ये याद रहेगा इस चीज से। CFOs, टाइप्स ऑफ रिस्क, CFOs, C में कंप्लायंस, F फॉर फाइनेंशियल, O फॉर ऑपरेशनल और S फॉर स्ट्रेटेजिक रिस्क। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ये लास्ट पार्ट में अपन ने हेडिंग्स देखी थी, उसको डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसका कि कौन कौन सी फाइनेंशियल रिस्क होती है, कि कौन कौन सी फाइनेंशियल रिस्क होती है। फर्स्ट अपन ने देखा था काउंटर पार्टी रिस्क, यानी आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं अगर वो पार्टी डिफॉल्ट कर देती है तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। देखिए काउंटर पार्टी रिस्क, सपोज आपने कस्टमर को माल बेचा उधारी पे और कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट पे, तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। आपने एडवांस पेमेंट दिया सप्लायर को और सप्लायर गुड्स नहीं देता है, तो वो है काउंटर पार्टी रिस्क। इस टाइप की सारे रिस्क जो बिजनेस में किसी के डिफॉल्ट से आएगी वो है काउंटर पार्टी रिस्क। तो देखिए, इट मीन्स नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय काउंटर पार्टी। एग्जाम्पल देखिए, ये सारा स्टडी मटेरियल का कंटेंट है, रिफाइन करके यहाँ पे है, तो आप कोशिश करना कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख सको। देखिए एग्जाम्पल, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर द पेमेंट ऑलरेडी मेड, यानी सप्लायर डिफॉल्ट कर गया आपका। नॉन रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट, आपने किसी को एडवांस दिया और वो डिफॉल्ट कर गया, तो वो है काउंटर पार्टी रिस्क। एक चीज वर्ड याद रखना है, नॉन ऑनरिंग ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय काउंटर पार्टी। सेकंड है पॉलिटिकल रिस्क। एक रिसेंट एग्जांपल है, प्लास्टिक बैग बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या ये एक पॉलिटिकल रिस्क है? सारी कंपनीज जो प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी उन सारों को फाइनेंशियल लॉस हुआ। सो पॉलिटिकल रिस्क है ये, जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ। प्लास्टिक बैन बाय गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगाती है जैसे फार्मा इंडस्ट्री पे, प्राइसिंग पे, फार्मा इंडस्ट्री में प्राइसिंग पे रेगुलेशंस लगाती है गवर्नमेंट, तो वो एक पॉलिटिकल रिस्क है। गवर्नमेंट चेंज हो गई, वो एक पॉलिटिकल रिस्क है। सो इट एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल रिस्क, यानी इससे आपको लॉस होता है फाइनेंशियल, तो ये फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल रिस्क से अफेक्टेड है वो एक ही है, दैट इज द ओवरसीज इन्वेस्टर्स। देखिए, जनरली दिस रिस्क इज फेस्ड बाय ओवरसीज इन्वेस्टर्स बिकॉज एडवर्स एक्शन इन पे ले सकती है गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा। तो देखिए, एज एडवर्स एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज में लीड टू ह्यूज लॉसेस, जैसे मेड इन इंडिया मोदी जी का इनिशिएटिव, तो इससे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को काफ़ी फर्क पड़ा। क्या क्या रेगुलेशंस हो सकती है जिससे ओवरसीज इन्वेस्टर्स को लॉस हो? तो कॉन्फिस्केशन ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी, किसी ने अपना मनी अपनी कंट्री में, बाहर वाली कंट्री में इन्वेस्ट किया और वहाँ की गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो वो एक रिस्क है। अगर वो कंपनी फॉरेन कंट्री में कमा रही है लेकिन होम कंट्री ने उसको बाहर भेजने से, यानी अपनी फॉरेन कंट्री ने उसकी होम कंट्री में भेजने से मना कर दिया, यानी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए रेमिटेंस पे, तो वो एक पॉलिटिकल रिस्क है। पैटेंट्स इनवैलिडेट कर दिए, और ये फोर्थ वाला पॉइंट वही है, रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ लोकल करेंसी। तो पॉलिटिकल रिस्क मेजरली फेस होती है ओवरसीज इन्वेस्टर्स ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, या फिर उनके पैटेंट्स इनवैलिडेट कर सकते हैं, या फिर उनके रेमिटेंस पे रोक लगा सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल रिस्क के एग्जांपल्स हैं। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क काफ़ी सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जो रिस्क है वो होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क, और इससे सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होती है वो है बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि उनकी असेट्स और लायबिलिटीज़ असेट पर्टेनिंग होते हैं, इंटरेस्ट रेट पर्टेनिंग होते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर बैंकिंग कंपनीज एज देयर बैलेंस शीट आइटम्स आर मोर इंटरेस्ट सेंसिटिव। बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट आइटम्स यानी असेट्स और लायबिलिटीज इंटरेस्ट सेंसिटिव होती है,
बैंक ने लोन दे रखा है, अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में चेंज होता है तो उनकी ऑटोमेटिकली एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। या बैंक ने लोन ले रखा है सपोज आरबीआई से और मार्केट में रेट बढ़ जाता है तो उनकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। सो बैंकिंग कंपनी इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट रिस्क। फिर है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क का मतलब है एक्सचेंज रेट के रिस्क, यानी एक्सचेंज रेट चेंज होने के रिस्क। तो ये कौन सी कंपनी फेस करती है? वो कंपनी जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। तो दिस रिस्क affects the organization dealing with foreign exchange as their cash flows changes with the movement in exchange rate. टोटल 4 तरह की रिस्क देखी। फाइनेंशियल रिस्क में 4 तरह की, काउंटर पार्टी, देन पॉलिटिकल, देन इंटरेस्ट रेट एंड देन करेंसी रिस्क। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे याद करेंगे? अपने सीए के दौर में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क अपने को कब होती है? आईपीसीसी में। इस तरीके से इसको याद रखना है कि आईपीसीसी में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क है अपने को। आई मतलब इंटरेस्ट रेट की, पी मतलब पॉलिटिकल, सी मतलब काउंटर पार्टी और सी मतलब करेंसी रिस्क। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद रख सकते हो। एट लीस्ट हेडिंग्स तो आपको सेम टू सेम लिखनी ही है। एग्जाम में स्टडी मटेरियल्स की हेडिंग सेम टू सेम लिखनी ही है। एंड ट्राई के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंदर आप लिख सको जो स्टडी मैट से मिलते हो। ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। इवेल्युएट फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी डिफरेंट पीपल या डिफरेंट व्यू पॉइंट में फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। यानी जब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, या फिर स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, वो इस क्वेश्चन में बताना है। यानी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है। तो इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव में टोटल 3 पर्सपेक्टिव अपने को देखना है। एक स्टेक होल्डर्स का यानी मेजरली इक्विटी होल्डर्स का, दूसरा अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को फाइनेंशियल रिस्क का मतलब बताना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इक्विटी होल्डर्स को सबसे ज़्यादा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क किस चीज़ की है? डेप्थ इक्विटी रेशियो बढ़ने की। क्योंकि अगर कंपनी में डेप्थ बढ़ गई तो वाइंडिंग अप अगर होती है कंपनी की तो दे आर द लास्ट टू रिसीव द पेमेंट, तो उनकी प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो इक्विटी होल्डर सबसे ज़्यादा डरते हैं डेप्थ का रेशियो बढ़ने में कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो यही लिखा है, इक्विटी होल्डर्स व्यू डेप्थ रेशियो इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज रिस्क सिंस इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप दे विल बी लीस्ट प्रायोरिटाइज। तो इक्विटी होल्डर्स के लिए डेप्थ रेशियो है जो एक फाइनेंशियल रिस्क है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेसिव बोरोइंग, अगर एक्सेसिव डेप्थ ले लेती है कंपनी तो फाइनेंशियल रिस्क है, या किसी एक पर्सन को एक्सेसिव लैंडिंग कर देती है तो फाइनेंशियल रिस्क है। कल को वो डिफॉल्ट करता है तो कंपनी का एक मेजर पार्ट ऑफ जो लैंडिंग है वो लॉस में चला जाएगा। तो एक्सेसिव बोरोइंग और लैंडिंग एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल रिस्क है। To someone who default is risk as it can force company to go into liquidation. अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल रिस्क क्या है? अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है तो वो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी फाइनेंशियल रिस्क है। फेलियर ऑफ एनी बैंक और डाउनग्रेडिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीडिंग टू स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रस्ट अमॉन्ग सोसाइटी कैन बी व्यूड एज फाइनेंशियल रिस्क। यानी अगर कोई फेल होती है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो सोसाइटी का भरोसा उठता है गवर्नमेंट पे से, तो वो मेजर फाइनेंशियल रिस्क है गवर्नमेंट के लिए। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखने हैं, स्टेक होल्डर, दूसरा है कंपनी और तीसरा गवर्नमेंट। स्टेक होल्डर के लिए डेप्थ रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर में, कंपनी के लिए एक्सेसिव बोरोइंग और लैंडिंग, और गवर्नमेंट के लिए फेलियर ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये है फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क जो अपन ने हेडिंग देखी थी इंडेक्स में।
फिर आता है अपना वैल्यू एट रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी है और थ्योरी भी है। वैल्यू एट रिस्क का सिंपल सा मीनिंग होता है कि रिस्क को मेजर करना, रिस्क को मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका एक पोर्टफोलियो है, सपोज 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और अगर आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि 99% 1 मंथ वॉर इज 2 करोड़, अगर इंफॉर्मेशन है कि 99% 1 मंथ वैल्यू एट रिस्क इज 2 करोड़, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि एक मंथ में आपके पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है ना, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, विथ ओनली 1% ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि ये इससे ज्यादा हो। मैक्सिमम लॉस जो आपको एक मंथ में होगा वो 2 करोड़ है, विथ ओनली 1% ऑफ चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेंट। ये है वैल्यू एट रिस्क, और इस तरीके से इसको इंटरप्रीट करते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में रिस्क को डिफाइन किया, तो देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप वैल्यू एट रिस्क पे शॉर्ट नोट लिखो। सबसे पहले तो आप बताएंगे वैल्यू एट रिस्क क्या होती है, फिर आप एक एग्जाम्पल देंगे, आप इंटरप्रिटेशन देंगे। यहाँ पे जो 99% है ना, ये कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं इसको, कि आपने 99% चांस लिए कि 2 करोड़ के अंदर ही रहेगा लॉस। ये 99%, 95% या 90% मेजर 3 तरीके कॉन्फिडेंस लेवल यूज होते हैं। 1 मंथ जो है ना, ये टाइम होराइजन है कि 1 महीने के अंदर, और ये जो है ये मॉनेटरी टर्म्स में लॉस की प्रोबेबिलिटी है 2 करोड़। तो देखिए वॉर इज द मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप रिस्क मेजर करते हो इन्वेस्टमेंट में। गिवन द नॉर्मल मार्केट कंडीशन इन अ सेट ऑफ पीरियड से 1 डे, सपोज 1 डे है, तो इट एस्टिमेट्स हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज। इसका मतलब है आप रिस्क को मेजर कर रहे हो कि एक मार्केट कंडीशन में एक दिन में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इन्वेस्टमेंट में। तो सपोज एक एग्जांपल दिया है कि अगर गिवन है, ये जनरली म्यूचुअल फंड्स और ये कंपनीज यूज करती हैं अपने पोर्टफोलियो को दिखाने के लिए कि हमारा पोर्टफोलियो कितना रिस्क में है। तो कहीं पे अगर गिवन है कि 99% 1 मंथ वैल्यू एट रिस्क 50 लैक्स है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम लॉस इन 1 मंथ इज रुपीज 50 लैक्स विथ 1% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेंट। ये वैल्यू एट रिस्क का मतलब होता है, और इसको इस तरीके से इंटरप्रीट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में थ्योरी का कि आप वैल्यू एट रिस्क पे शॉर्ट नोट लिखो, तो सबसे पहले आप मतलब बताएंगे, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको इंटरप्रीट करेंगे, फिर आप फीचर्स बताओगे वैल्यू एट रिस्क के। तो फीचर्स देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट, कंपोनेंट्स। तो ये एग्जांपल अगर आपको याद है 99% 1 मंथ वैल्यू एट रिस्क, तो इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जो 1 मंथ है वो आपका टाइम पीरियड है, जो 99% है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। जनरली 95% या एक और कर लीजिए 90% या 99% रहता है कॉन्फिडेंस लेवल। और जो थर्ड वैल्यू दी है वो लॉस है इन परसेंटेज और अमाउंट। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं वैल्यू एट रिस्क के। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो ये डिराइव होता है जब अपन जेड स्कोर और स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं अपने अमाउंट इन्वेस्टेड से, उसको समझेंगे। तो ये जब चीज़ें इन्वॉल्व होती है जेड स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। थर्ड फीचर टाइम होराइजन, यानी
आप वॉर अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए, यानी एक दिन का निकाल सकते हैं, एक हफ्ते का निकाल सकते हैं, एक महीने का निकाल सकते हैं, एक साल का निकाल सकते हैं. सो वॉर कैन बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, से 1 day, 1 week, 1 month एंड सो ऑन. फिर आता है अपना Z स्कोर, जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है. इट इंडिकेट्स हाउ मैनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवे फॉर मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन. ये डेफिनेशन है इसकी. व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड डेविएशन इट प्रोवाइड्स वॉर. 1 मिनट में समझ में आ जाएगा जब प्रैक्टिकल इसको समझेंगे. तो अगर इस पे शॉर्ट नोट आता है तो पहले डेफिनेशन, फिर एक एग्जाम्पल, उसका इंटरप्रिटेशन, चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं, इट विल बी यूजफुल. फिर आप फीचर्स लिखेंगे 4. फर्स्ट, कंपोनेंट्स डिस्क्राइब करना है. सेकंड, आपको पता है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी टाइम होराइजन. और चौथा है Z स्कोर यूज होता है इसमें. तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. चलिए तो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं. थ्योरी का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है. सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ वॉर, यानी वैल्यू एट रिस्क की एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है. तो एक तो आपने बहुत अच्छे से देख ली कि ये अपन क्यों निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस किसी भी इन्वेस्टमेंट में मेजर करने के लिए. तो टू मेजर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, फर्स्ट एप्लीकेशन. परफॉर्मेंस अप्राइजल, सपोज आपको म्यूचुअल फंड में चूज करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में वॉर ज़्यादा है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा रिस्क में जा रहा है. तो परफॉर्मेंस अप्राइजल के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप MF डाल दीजिए तो आपको याद रहेगा. बैंक में असेट और लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो सकता है. सपोज आपने लोन ज़्यादा दे रखे, उसमें कितने रिस्क है उस हिसाब से आप अपनी लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी ले सकते हैं कि आप कितने लायबिलिटी को पे करने के कैपेबल रहेंगे. तो बैंक में यूज़ कर सकते हैं असेट लायबिलिटी का मैनेजमेंट के लिए. ट्रेड स्ट्रेटजीज डिसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. दिस इज सिंपल. टू फिक्स लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में सबको आप बता सकते हैं कि वैल्यू एट रिस्क, यानी एक इंडिविजुअल बंदे का कितना डीलिंग अलाउड है, क्योंकि आपको पूरी कंपनी का वैल्यू एट रिस्क पता है. तो फिक्स लिमिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स डीलिंग इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट. तो ये सिंपल सी 5 एप्लीकेशंस है. फर्स्ट, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेजर करना. सेकंड, परफॉर्मेंस अप्राइजल, याद नहीं रहता है तो म्यूचुअल फंड आपको क्लिक होता है तो आपको याद रह जाएगा. थर्ड, बैंक असेट और लायबिलिटी मैनेजमेंट. फोर्थ, ट्रेड स्ट्रेटेजी डिसाइड करना. और फिफ्थ, टू फिक्स द लिमिट ऑफ इंडिविजुअल्स इन फ्रंट ऑफिस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यानी ट्रेजरी डिपार्टमेंट आपको याद रखना है तो क्लिक हो जाएगा.